Okay. Good morning. So, what's about you? Study is going on or not? Because it's a offline exams. Hope you understand and you prepare very well as per your syllabus, and you know last 2 years what you do and now what you want to do, right? So be aware and let's start your study. So that day we have seen, we have completed our first unit in the financial laws, that is SARFAESI Act and all. Now we started a CDR, and CDR means corporate debt, right? So that day we have started already corporate financial debt reconstructions and all. Just a minute, I'll share my screen. Yeah, have you seen everyone? Yes, have you seen this PPT? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it's a corporate financial debt reconstructions or reconstructing. So here is some objective. Okay, corporate financial debt means what? Actually जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट्स होते हैं, they required finance. Why? Because of reconstructions, because of some kinds some machines, they require some kind of machines, you know. Everywhere we found that road constructions infrastructures work is going on, and for that we have seen n number of big machineries, right? So मतलब एक बार पुल बना लिया फिर उसे तोड़ लिया फिर से, so इन सब चीजों के लिए बड़ी बड़ी मशीनरीज लगती है, और इन सब मशीन्स को हायर करने के लिए बड़ा फाइनेंस लगता है, क्योंकि ये सारी मशीनरीज जो होती है वो अपने यहाँ की नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री से आती है, उसके पार्ट जो होते हैं कुछ उधर से आते हैं. सो फॉर दैट हमें बहुत सारा फाइनेंस लगता है, और उस फाइनेंस के लिए हमें लोन के लिए अप्लाई करना होता है, जो बैंक के थ्रू ही मिलता है. जैसे सरफेसी एक्ट में हमने प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखा था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी एनपीए में चली जाती है तो उसे किस तरह से हम लोग अगर डीआरटी में केस करते हैं, अगर वो विद इन अ टाइम पीरियड में उसे पे करते हैं तो वो हमारी हो जाती है, अदरवाइज वो बैंक के अकाउंट में चली जाती है. तो वो हमने सरफेसी एक्ट देखा था फाइनेंशियल लॉ में यूनिट कॉन्स्टेंट. अभी हम लोग देख रहे हैं कॉर्पोरेट डेब्ट एंड रिकंस्ट्रक्शन. अभी आप बोलेंगे कि यस इसके लिए भी रूल्स है, यस इसके लिए भी रूल्स है. इस ये सरफेसी एक्ट में नहीं आता है बिकॉज ऑफ इट्स अ रिकंस्ट्रक्शन, ये बैंक के अंडर ही आता है. और बैंक जितनी भी इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स है, उन लोग को क्या करती है, सीसीज अकाउंट के थ्रू लोन देती है ना. तो अब इस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल डेब्ट रिकंस्ट्रक्शंस में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इट इज एक्चुअली. सो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रिपे इट्स क्रिएटर्स, है ना. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेब्ट रिकंस्ट्रक्शंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बैंक का? ऑब्वियसली फर्स्ट होता है हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस. Yeah. So help the organizations to repay its creator, right? So whatever जो भी बैंक्स है या बैंक नहीं, कॉर्पोरेट्स है ना, वो क्या करते हैं कि जितना भी लोन ले लेते हैं तो वो भी बैंक को हेल्प करते हैं टू रिपेमेंट के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने वो पे नहीं किया तो उनका सिविल खराब हो जाता है ना. उनका डेब्ट जो है वो खराब हो जाता है, और डेब्ट खराब होने से मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाती है. तो बैंक उनको तब तक नया फाइनेंस नहीं देती जब तक वो इनका रिकवरी ना कर ले, उनकी वो पेनल्टी ना पे कर ले, है ना. उनका तो मंथली होता है, क्योंकि करोड़ों का बिजनेस होता है, और करोड़ों के बिजनेस का अगर सिविल खराब हो जाए तो मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाती है ना. So that's why help the organization to repay its creator, analyze a multiple methods to repay outstanding credits. And number of methods are available in bank transaction like EMI, amortization schedule is there. So you mean specially corporate pay their debts through EMI, through one-time payment, to outstanding to pay interest rate, heavy interest rate, yeah, huge interest rate. So whatever
सो बैंक हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, है ना। बैंक बोलते हैं ठीक है अभी आपके पास पैसा नहीं है ना, हम दे देते हैं, आप हमें 2% इंटरेस्ट के साथ देना. Got it? So a number of options are there, a number of methods are there for corporates and industries, and understand and implement the debt reconstructuring strategy and process. Okay, so they have a strategy to repayment their loan, a number of strategies. Okay, they have a lot of methods. Okay, how, जैसे बहुत बार हमें भी बैंक से रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिलता है, गॉट इट, बिकॉज अकाउंट अच्छा होता है या फिर उनके पास पैसा, बोलते हैं ले लो भाई सिक्योरिटी के तौर पे हमें इंटरेस्ट के देना, और हमें भी लगता है कि चलो यार ऐसे तो हम एक साथ परचेस नहीं कर सकते हैं ना कैश में, तो लोन को ईएमआई पे करते करते कर लेंगे. सो दैट इज, बट अगर वो मेथड आपको समझ में आ गया एंड इन फ्यूचर आपको लगता है कि नहीं दैट इज एन गुड आइडिया टू इम्प्रूव आवर एसेट्स, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू परचेस थ्रू दिस. क्योंकि टाटा अंबानी इनके पास बहुत ये है, वो कभी खुद के पैसे से लेंगे ही नहीं, वो बैंक को ही बोलेंगे चल ठीक है मुझे प्रोजेक्ट बनाना है ना, तुम फाइनेंस दो मैं बना देता हूँ, पैसा तुम लगाओ आइडिया मैं देता हूँ. व्हाट इट, तो एन नंबर ऑफ जितने भी लोग हैं वो यही प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं. राइट, नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डेप्ट रिकंस्ट्रक्चरिंग. व्हाट इट इज, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डेप्ट. तो डेप्ट को जो है रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है ना. एक सेकेंड ना, हाँ, डेप्ट को रिकंस्ट्रक्शन मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल अंबानी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, अडानी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े जेसीपीज मंगा लिए, है ना. अब वो साइट पे उनका जो कंस्ट्रक्शन था वो फुलफिल हो गया, ठीक है, नई मशीन मंगाई उसका, अभी वो पड़ी है मशीन, तो वो मशीन को क्या करेगा, हायर करेगा, दूसरों को देगा, क्योंकि अभी मुझे पता है मार्केट में सिर्फ मशीन किसके पास है, अंबानी के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है. तो मैं, अब उसका तो डेप्ट चल ही रहा है अंबानी का, क्योंकि उसने जेसीबी इतना बड़ा ले लिया, उसे लगा कि किसी ना कभी काम आएगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उसे इतने मिल रहे हैं. अब मुझे पता है कि उसके यहाँ पे जेसीबी पड़ा हुआ है और उसको काम नहीं है और मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, उससे हायर करूंगी. वो मुझे कैसे देगा. अब ये कंपनी का क्या होता है, टाइप होता है ना. जैसे उसने अगर 1 करोड़ की मशीन ली है और उसका वो ईएमआई पे कर रहा है, और मुझे हायर कर रहा है 2-3 महीने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ काम है ना, समझ रहे आप. तो वो मुझे डबल रेट से देगा कि भाई 3 महीने के लिए चाहिए, चल दे दे मुझे 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए दे, मैं तेरे को जेसीबी भेजता हूँ, काम कर ले अपना. अब आप सोचिए कि 1 करोड़ के मशीन में इन्वेस्ट करने से अच्छा मेरा एक ही प्रोजेक्ट है, तो मैं 3 लाख रुपए पे करके अपना काम करके उसको पैसे पे करूंगा. तो इसमें क्या होगा, उसका फायदा है कि उसको पैसा मिल रहा है, बैंक का उसका रिटर्न क्रेडिट जो भी है जा रहा है. एज पर एग्रीमेंट उसने मुझे हायर किया है 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के उसमें भी उनकी पॉलिसीज होती है कि 3 महीने में हमारे वो वेरिफिकेशन होता है मशीन का, गुड कंडीशन है कि नहीं है, गुड कंडीशन के साथ अगर आपको दी जाती है, तो अगर आपके काम करते वक्त कुछ हो जाता है तो यू आर लाइबल टू पे फॉर दैट. गॉट इट. उसके लिए भी वो सब बैंक से टाई अप होता है, बैंक वालों को, इसलिए उन्होंने थर्ड पॉइंट में बोला है अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंट द डेप्ट रिकंस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी एंड प्रोसेस. ठीक है, वो बैंक को बता देता है कि भाई मैं अपना जेसीपी 3 महीने के लिए अदानी को या इसको दे रहा हूँ, आप देख लो. ठीक है, तो इस तरह का रिकंस्ट्रक्शन होता है. उस एसेट को एक ही जगह यूज नहीं किया जाता, तो नंबर ऑफ वे से उसे यूज किया जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लांट बनाने के लिए हम लोग अगर करोड़ों रुपया सिर्फ मशीन में लगा देंगे, क्योंकि हमारा इंडिया वैसा है ना. अभी तो ठीक है, जितना भी गवर्नमेंट का काम चल रहा है तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, दे रही है. राइट, सो दैट इज टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डेप्ट रिकंस्ट्रक्चरिंग. ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम अभी स्टडी करेंगे. नाउ द कंपनी रिव्यू. ठीक है, कंपनी का एग्जीक्यूटिव समरी क्या है, उसका फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या है, अगर आपको देखना है आप देखिए किसी भी कंपनी का, टाटा अंबानी, किसी का भी जियो का वगैरह. देन प्रोसेस ऑफ डेप्ट रिकंस्ट्रक्चरिंग. सेकंड वाला है डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस, देन पॉसिबल सॉल्यूशन. फोर्थ है प्रोसेस ऑफ डेप्ट रिकंस्ट्रक्चरिंग. फिफ्थ है रिस्क एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, व्हाट इट इज.
एंड 6 है इम्पैक्ट ऑफ डेब्ट रिकंस्ट्रक्चरिंग एंड केपीआई डैशबोर्ड की पॉइंट्स। ठीक है, लेट्स सी। सो कंपनी के ओवरव्यू में जैसे मैंने केस स्टडी जो है ये, तो एग्जीक्यूटिव समरीज दिखा दिया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरीज में क्या है कंपनी के हाइलाइट्स। ठीक है, तो कंपनी के हाइलाइट्स में द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज टू प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज हाइलाइट्स द कंपनीज बैकग्राउंड विजन एंड मिशन वॉट एवर। ठीक है, सो इस कंपनी को बैंक ने कब फंड किया था? 2004 को किया था, 20 इयर्स के लिए, 15 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए, एज पर द लाइफ ऑफ मशीनरी। उसमें डिप्रिसिएशन वगैरह सारी चीजें होता है। ठीक है, सो कंपनी का इंट्रोडक्शन क्या है? वॉट एवर द कंपनी का, जैसे आपने एसआईपी में लिखा था, उनके कंपनी का इंट्रोडक्शन कब से है, काम कर रही है, वॉट एवर द उसका आउटपुट क्या है, कितना प्रॉफिट है, एवरीथिंग। ठीक है, देन बैकग्राउंड में कब फंड किया था, किसने किया था, फाउंडर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ था, इंटरनेशनल है, नेशनल है, एम्प्लॉइज कितना है, एवरीथिंग यू शुड मेंशन। देन कंपनी का विजन है, राइट योर कंपनी, मतलब आपका है तो आप दिखा सकते हैं ना। जैसे मुझे फाइनेंस के लिए अप्लाई करना है तो मुझे तो सारा एग्जीक्यूटिव समरी, मेरा टर्नओवर कितना है, ये सारी चीजें मुझे एक प्रोजेक्ट बना के देना होगा, या फिर एक समरी, या फिर आप उसे क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस, है ना। तो बैंक में इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट, तो आपको प्रोजेक्ट बना के देना होगा, राइट। कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन जो भी है आप यहाँ पे मेंशन करिए। देन अभी ये जो फाइनेंशियल हाइट्स है उन्होंने दिखाई है, 2019 में कितना था, 18 में कितना था, 20 में कितना था। तो ये है रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना था इनका। ठीक है, तो 630 है ना, जो भी है मिलियन डॉलर्स में दिया है यहाँ पे, तो करोड़ में ही हो गया मतलब। तो 630 करोड़ था 18 में, 19 में कम हो गया 625, और 20 में भी और कम हो गया 620 पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो दिया है 18 में 23 था, देन 22 हो गया, देन 20 आ गया, मतलब कम हो गया, है ना। तो ये जो स्लैब्स दिखाया है ना, 20 से लेके 18 तक, या 18 से लेके 20 तक, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ट रीडिंग, है ना। सो 18 में, 19 में, 20 में इनका उन्होंने नेट प्रॉफिट दिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट, और अर्निंग पर शेयर, है ना, अर्निंग पर शेयर कितना है, वो भी दिखाया है, अर्निंग पर शेयर, है ना। तो 3.74 था पर शेयर का तब, और लास्ट में 1 पर, मतलब 20 में वो डाउन हो गया ड्यू टू पेंडेमिक, हम बोल सकते हैं ना। वो इनकम स्टेटमेंट, अब आपका इनकम स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा कि आपका इनकम कितना है, ऑन दैट बेसिस से ही वो डेब्ट देगा या फाइनेंस करेगा। देन ये केपीआई का है, ठीक है। देन डिटेल फाइनेंशियल बैलेंस शीट लगानी है आपको केपीआई की। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाना है केपीआई का। देन की फाइनेंशियल रेशियोज दिखाने हैं केपीआई का, क्योंकि केपीआई जो है बहुत बड़ी कंपनी है, और इसका जो मार्केट में ये है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, रेपो जो है वो काफी अच्छा है ना। इसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के नाम से बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो एवरी कॉर्पोरेट को सबमिट करना होता है, राइट। सो द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज टू डिस्प्ले द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड loss statement, key performance indicators such as the revenue, cost of goods sold, operating profit and net profit, right. So for KPI means key performance ingredients के लिए what you required, आपका revenue चाहिए, then cost of goods sold कंपनी का कितना है, operating profit कितना है, and net profit कितना है, that is most important. Now so this is the income statement of KPI and it is the revenue दिया है, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ना, Q1, Q2, Q3। अब ये फाइनेंशियल ईयर 20 का उन्होंने दिया है, तो रेवेन्यू है Q1 का 5,06,142, it is the
1 क्वार्टर का रेवेन्यू, सेकेंड का 3 लाख है और थर्ड क्वार्टर का भी 3 लाख है। मतलब पहले क्वार्टर का उसका रेवेन्यू सबसे अच्छा था। मे बी जो मार्च में उन्होंने सेल किया होगा उसका रिकवरी आया होगा तो उससे भी हो सकता है। गॉट इट। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, राइट, देन sales and marketing, general and administrative, total operating expenses, loss from operating, interest and expenses, so other income and number of things are mentioned here. Loss before provision for income taxes, then provision for income tax, net loss per common share, everything they mention here, right? So quarter 1, quarter 2 और quarter 3 का दिया हुआ है उन्होंने। नाउ बैलेंस शीट्स, यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है कि करंट असेट का क्या रेशो है, करंट लाइबिलिटीज का क्या रेशो है, टोटल असेट क्या है, टोटल लाइबिलिटीज क्या है। तो डेप्ट के लिए अगर आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करना है, डेप्ट रेशो आपको निकालना आना चाहिए, राइट। सो हियर दे मेंशन करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी, टोटल असेट्स एंड टोटल लाइबिलिटी। नाउ आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, अगर आपको आइडियाज है देन यू हैव टू कैलकुलेट ऑन दैट बेसिस आल्सो। सो शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना है क्वार्टर 1 का, क्वार्टर 2 का, राइट, देन नॉन करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेएबल्स, करंट अदर करंट लाइबिलिटीज, देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटीज, एवरीथिंग you need to mention in your project. Now balance sheet, total fixed assets, non-current investment, long-term loans and advance, other non-current assets, current investment, inventories, trade receivable, cash and bank balance, short-term loan advance, other current assets and current assets. So you should mention everything. उसका ratio दिखाना है, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, okay? इन सब का ratios दिखा के ही आपको उसको शो करना है। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट इट इज, कैश फ्लो भी दिखाना है। आप अच्छे से, ये सब आप जब कॉर्पोरेट प्लेसमेंट हो जाओगे तो ये सारी चीजें देनी होती है। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो यू शुड नो कि व्हाट इट इज एक्चुअली, स्पेशली आप लोन डिपार्टमेंट में काम करिए, है ना, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें होती है। प्रोजेक्ट के लिए जो लोन प्रोवाइड होता है उसमें क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या हमें निकाल के देना होता है। सो ऑन दैट बेसिस पे ही बैंक हमें इन्वेस्ट करती है, ऑन दैट बेसिस पे ही बैंक हमारा लोन सैंक्शन करती है। बट फॉर दैट दे रिक्वायर्ड ऑल दिस थिंग्स, गॉट इट। नाउ ऑपरेशंस क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, नेट डिक्रीज क्या है, मतलब हमारा लॉस क्या हुआ था, कितना हुआ था, कितना परसेंट हुआ था, उसका रेशो क्या निकला था, ईच एंड एवरीथिंग हमें कैलकुलेट करके देना है, राइट। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये साल में लास्ट 5 इयर्स का डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ऑडिट डिपार्टमेंट हो, या फिर आपका कॉर्पोरेट हो, इंडस्ट्री हो, लास्ट 5 ईयर का डाटा जो है वो बैंक मांगती ही है। हाँ, अगर शुरू से आप उनके अच्छे क्लाइंट रहे हो तो दे हैव योर डाटा, बट अगर आप न्यूली उसे दे रहे हो तो यू शुड गो दैट, ओके। आपको आपका अगर थोड़ा भी माइनस आ गया तो बैंक रिजेक्ट कर देंगे आपका लोन, गॉट इट। सो दैट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, cash flow from operation, cash flow from investment at investing activities, cash from financing activities and change in cash and equivalent, so whatever last में क्या था आपका month end में, that is matter. Now key financial ratio, what it is key financial ratio, so it is प्राइस टू अर्निंग रेशो, ओके। आपको पता है रेशो एनालिसिस में टोटल कितने रेशोज हैं, 27 रेशोज है। 27 रेशोज के आपको नाम पता होना चाहिए, मतलब स्टडीली। और भी आप जब किसी कंपनी या कॉर्पोरेट में, तो वो भी डिफरेंट इससे रेशो कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो पर अर्निंग शेयर रेशो, प्राइस अर्निंग शेयर रेशो होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशो है, अकाउंट रिसीवेबल रेशो, राइट, then credit turnover ratio, return on equity ratio, account payable ratio, that is the return on assets ratio, ठीक है। so
here they calculate the ratio. Okay, financial year 1920. So PE ratio पर अर्निंग शेयर रेशो या प्राइस पर अर्निंग शेयर रेशो या प्राइस अर्निंग रेशो आप उसे बोल सकते हैं. स्टॉक टर्नओवर रेशो कितना था, मतलब ये वे में आपको बैलेंस शीट बनाना है. रेशो कैलकुलेट, पहले तो आपको ओरिजिनल बैलेंस शीट बनाना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट इट अगर बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना है तो, और ऑन दैट कॉर्पोरेट के लिए है ये, और ऑन दैट बेसिस मैच होना चाहिए कैलकुलेशंस, राइट. सो अकाउंट रिसीवेबल रेशो दिया है, क्रेडिटर मतलब ये किसके लिए है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कितना रिटर्न दे सकते हैं ये लोग. बैंक भी तो स्टडी करेगा, क्योंकि बैंक तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है, वो तो डोनेट करने के लिए बैठी नहीं है. गॉट इट. सो द रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, अकाउंट पेएबल रेशो, यू शुड कैलकुलेट रिटर्न ऑन एसेट रेशो एंड ऐड, और भी आपको करना है तो आप उसमें निकाल के दे सकते हैं. नाउ हाउ ओवरकम फाइनेंशियल इश्यूज. मर्जर एंड एक्विजिशन क्या है, बैंक्रप्टी क्या है, डेब्ट रिकंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट ओपिनियन, हमें क्या ओपिनियन देना है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल हियर. सो लेट वी चेक नाउ हाउ to overcome financial assets. So the following slides compare multiple options that the firm can consider in order to overcome the poor financial conditions, right. So these solution can be merger and acquisition and debt reconstructing, financial reconstructing and reconstructions and bankruptcy. मान लीजिए टाटा की कंपनी है ना. टाटा ने आपको पता है डोकोमो ओपन किया था, टेली का है ना. बहुत मतलब ये था, लेकिन वो जो टाटा डोकोमो था, तो टाटा ने क्या किया, उस पर सारा इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं मार्केट में अभी टाटा डोकोमो चल रहा है, तो बहुत फाइनेंस किया. लेकिन उसका जो फीडबैक आया शुरू में तो बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया उसने सारी चीजें, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा था, फीडबैक भी अच्छा था, लोग ले रहे थे. जैसे ही बिल आता था लोग क्या करते थे, बंद कर देते थे फोन, और रिकवरी नहीं हुई उसकी. तो अब जब टाटा को लगा कि यार ये मेरी कंपनी है टाटा डोकोमो, और ये अभी इस पे उसने फाइनेंस लिया, लोन लिया बैंक से, है ना, कि नहीं इसमें चलेगा, एन नंबर ऑफ यूजर्स बनाए, मार्केट में इतना एडवर्टाइज, सारी चीजें की उसने टाटा डोकोमो के लिए. बट वो जो उसका प्रोजेक्ट था वो क्या हो गया, डंप हो गया, मतलब वो कंपनी बंद करने की नौबत आ गई, राइट. फिर टाटा ने क्या किया कि अरे अभी इसका जो डेप्थ था है ना उसका इतना, ऐसे तो आप कंपनी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आप का आपको उस पे जितना भी लोन लिया है, जितना भी डेप्थ है, वो तो रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को, है ना. तो उसने उस कंपनी को एज अ सब्सिडियरी यूज किया, और उसकी जो भी असेट्स थी, जो भी लोन था, वो उसको रीपे कर दिया बैंक का जो भी होगा, और उसको मर्ज कर लिया दूसरे इसमें, ठीक है. तो उसमें मर्ज करके एक्विजिशन कर लिया टीसीएस में पलो या किसी और कंपनी में, और फिर उस पे क्या कर लिया, उस लोन को उसमें डाल के फिर उसका पेमेंट चालू कर दिया, क्योंकि एट अ टाइम तो पॉसिबल नहीं था. तो एट दैट टाइम पे कंपनीज क्या करती है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, और उन्हें लगा कि ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट में नहीं है, और प्रॉफिट में नहीं है, पर इस पे बहुत सारी डेप्ट है, इस पे बहुत सारा लोन दिया हुआ है, और वो तो रिपेमेंट चल रहा है. बट अभी अगर मुझे 5 साल हो गए उस कंपनी को अगर क्लोज करना है, और उसका जो डेप्ट ये हो, जैसे मर्ज करते ना, मैंने खरीद लिया, मैं दूंगी उसका, तो और वो टाटा का ही था, तो टाटा की सब्सिडियरी कंपनी होने से टाटा ने उसे मर्ज कर लिया दूसरे इसमें, मान लीजिए टीसीएस है या उसका और भी इतने सारे हैं, उसमें मर्ज करके वो लोन तो वही वही से जा रहा है, उसी नाम से जा रहा है. और जो भी उसका बैंक्रप्टी था या जो भी उसकी वजह से टाटा डोकोमो का मार्केट में जो प्रेस्टीज बन रहा था, है ना, खराब रेपुटेशन हो रहा था, वो कम हो गया, क्योंकि उसने मर्ज कर लिया, और मर्ज करने से वो मार्केट में क्या हो गया, बता दिया कि नहीं टाटा डोकोमो अभी, और उनका रिकवरी वगैरह जो है वो चल ही रहा है, मतलब उनका 5 इयर्स तक रहता है, अदरवाइज वो बैंकक्रप्ट में चला जाता है कि भाई अभी ये पैसे आने वाले नहीं है लोगों से, बैड डेट जो हम सीखते हैं तो वो उसमें ये कर लेते हैं. सो दैट इज द थिंग, मतलब ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है कॉर्पोरेट में, ये सारे इश्यूज चलते रहते हैं, है ना. उनकी कंपनी एक कंपनी नहीं होती है, नंबर ऑफ सब्सिडियरीज कंपनी होती है, फॉरेन में होती है, इंडिया में होती है, आउट ऑफ इंडिया. तो वो लोग एक हाथ कंपनी, जैसे मान लीजिए कि टाटा ने
दूसरी ब्रांच ओपन कर ली पुणे में, है ना, उसके सभी जगह है, पुणे में नहीं था, लेकिन पुणे में उसने ब्रांच ओपन किया, तो 5 साल हो गए, 10 years हो गए, फिर उसका जो ब्रांच है वो पुणे में नहीं चलने लगा, लेकिन अदर जगह तो चल ही रहा है ना। तो फिर उसने क्या किया कि बहुत सोर्स लगाया, बहुत एडवर्टाइज किया, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की, बट पूना का ब्रांच जो है वो डेवलप नहीं हो पाया, वो बंद होने को आया, तो वो इजीली बंद कर सकता है। हाँ, लेकिन उसमें जो उसने इन्वेस्टमेंट किया या प्रोजेक्ट पे उसने जो भी खर्चा किया, उसका रिटर्न क्या निकला, वो सब निकाल के उसमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है, जीरो ही प्रॉफिट में या सिर्फ लॉस में चल रही है, तो फिर कंपनी क्या करेगी, उसे क्लोज कर देगी, क्योंकि बैंक से भी उसको नोटिफिकेशंस आते हैं, यार तुम इस कंपनी में कुछ दिखाई नहीं रहे हो, हमारा रेपुटेशन, क्योंकि पूना का ब्रांच है, तो ऑब्वियसली पूना वाले, पूना की बैंक उसमें इन्वेस्ट कर रही है ना, लेकिन इतना करने के बाद में भी अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है, सो दैट मीन्स क्लोज करना है। आई समझ में बात? यस और नो? किसी को कोई डाउट है? एम आई ऑडिएबल? Yes, ma'am. नाउ डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन, पहला है मर्जर एंड एक्विजिशन, सॉल्यूशन भी दिया है उन्होंने। मर्जर और एक्विजिशन में हम क्या कर सकते हैं? Excuse me. So, merger and acquisition, that is create new entity by merging with ABC company. ठीक है, create a new entity by merging with ABC company and estimating time for merger 2 years. कितना? 2 years में हम लोग उसे merge कर सकते हैं. Then what is advantages? Tax benefit for the organization, distribution of liability and assets of the organization. ठीक है, तो उसका एडवांटेजेस क्या होते हैं? पहला है कि डिस्क्रिप्शन में क्रिएट अ न्यू एंटिटी, है ना, एक मार्केट में नई कंपनी, जैसे पुणे की ब्रांच की मैंने अभी बात की थी, चलो यार पुणे में भी आ गया, तो लोग काफी इगरली वो सारी चीजें कर रहे हैं, बैंक भी खुश है कि चलो अभी ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, है ना, लेकिन टैक्स बेनिफिट ये सब सारी चीजें उसमें एडवांटेजेस के तौर पे टैक्स मिलेगा, एनएमसी भी खुश है कि नहीं अभी ये आ गया है तो टैक्स मिलेगा ज्यादा, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, है ना। मतलब सिर्फ ब्रांच ओपन की टाटा ने, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लोगों के पर्पस के लिए, ऑल पर्पस सॉल्व होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉय कट, मतलब एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी वो सही था। देन डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन में आता है ऑफरिंग इक्विटी स्टेक टू क्रेडिटर्स, है ना, नए नए मार्केट में लोग मिलेंगे, नए नए लोगों के साथ डीलिंग होगा, दैट इज द क्रेडिटर्स आएंगे, है ना, मार्केट में सप्लाई होगा, परचेस होगा, सेल होगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। देन लोअरिंग द डेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्पिटिशन में आ जाता है ना, कि भाई टाटा आ गया तो अभी तो ये गया या ये, लेकिन फिर भी कंपटीशन में सारी कंपनी, कोई कंपनी बंद नहीं होती है ना, वो कॉम्पीट करती रहती है और उनका परफॉर्मेंस देती है, अगर लॉस है तो लॉस, सेल है तो सेल, क्योंकि मार्केट में जरूरी नहीं है कि आपने इतना इन्वेस्ट किया तो वन टाइम ही रिटर्न मिलेगा, है ना, उसको टाइम लगता है रिटर्न मिलने के लिए। देन फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सो रिकंस्ट्रक्चरिंग the equity and debt of the organization, liquidating major assets. What it is major assets? So n number of asset, bulk assets होती है every corporates के पास, right? So reduction in operating cost, lower payroll expenses. कंपनीज में ये सारी चीजें चलती रहती है कि उनका जो पेमेंट है, रिडक्शन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, लोअर पेरोल एक्सपेंसेस है ना, तो वो कम ज्यादा शो ऑफ करते रहते हैं, वैसे भी कम ही दिखाते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट दिखाना होता है। बहुत सारी कंपनीज होती है, अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो फिर एक्सपेंसेस को बढ़ा देती है, प्रॉफिट कम दिखाती है। Got it? So employee layoff, so change in responsibility. What is the responsibility? है ना, एम्प्लॉय की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो bankruptcy, what it is bankruptcy? This declaring bankruptcy to seek relief if debt after court order, right? कोर्ट का ऑर्डर जब तक नहीं आता तब तक हम डिक्लेयर नहीं हो जाता कि हम लोग बैंक करप्ट है ना। फर्स्ट उसका केस बनता है और आफ्टर दैट दे डिक्लेयर दैट यू आर बैंकरप्ट, अदरवाइज नो। देन एबल टू पे बैक डेट, क्रेडिटर्स में नॉट लूज मनी, है ना, वी विल ट्राई कि हमारा पैसा सॉरी
कि वॉट एवर कंपनी विल ट्राई कि, या फिर बैंक या कोर्ट वो ट्राई करते हैं कि इनका पैसा डूबना नहीं चाहिए, दे विल ट्राई, है ना, एन नंबर ऑफ वेज, बट if they have no option, then they declare that the person is bankrupt, right? Now closure of the company, okay, they started closure of company, सब illegal process होता है इसमें, है ना, सारी चीजें legally होती है, and whatever if you want anything, मतलब ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट, ये देखो, इस तरह से सिखाने का एक ही मतलब है कि आपको फॉर्मेट भी समझे। अगर कल आप कहीं किसी मर्ज कंपनी में या कॉर्पोरेट में ज्वाइन करते हो तो सेम फॉर्मेट वहां पे आपको दिखेगा। दूसरा है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि व्हाट इट इज द इशू, क्या लैंग्वेज है, सारे वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं, मर्जर्स कैसे होते हैं, सेम थिंग होती है कॉर्पोरेट में, सेम थिंग, कहीं पे भी चेंज नहीं है, रेशो एवरीथिंग एवरीथिंग सेम प्रोसेस, दैट्स व्हाई we learn this thing. Now merger and acquisitions, you know merger and acquisition का process क्या होता है, okay, so there is a, analysis merger and acquisition as an option for the organization to repay the bad debt and overcome financial issues. एक ऑप्शन ये भी होता है डेप्ट रिकवरी के लिए कि वो क्या करती है, कंपनी को मर्ज कर लेती है। जैसे मैंने टाटा का दिया एग्जाम्पल, अब टाटा के पास मान लीजिए पैसे ही नहीं है, टाटा भी बैंकरप्टी के इसमें आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो अडानी है, जियो है, बोलेगा ठीक है हम टाटा को ऐसे डूबने नहीं देंगे, है ना, हम लोग क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, एक्विज कर लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, जियो ने मार्केट में पूरा ये कर लिया, सबको मर्ज कर लिया, आइडिया को कर लिया, वोडाफोन को कर लिया, मतलब ये सारी कंपनीज क्या हो गई है, मर्ज हो गई है ना, एक्वायर, मतलब जो जियो अंबानी जो है उन्होंने क्या कर लिया, जियो में इतनी सारी फैसिलिटीज दे दी कि सारी जो आपकी मोबाइल कंपनी या सिम कार्ड थी, वोडाफोन थी, एयरटेल थी, वो ये हो गई, है ना। सो विद इन मतलब फ्यू इयर्स में उसने इतना ये कर लिया, राइट। सो दैट इज द थिंग कि अगर आपको आप पे नहीं कर सकते, आपने रिक्वेस्ट की कि यार मुझे मेरी कंपनी बंद नहीं करनी है, सो प्लीज मर्ज और एक्विजिशन, एन नंबर ऑफ कंपनीज हम देखते हैं कि ये मर्ज हो गई है, ये मतलब दूसरे कंपनी ने इसे मर्ज कर लिया है ना। वो टाटा डोकोमो आया था, देन एन नंबर ऑफ जो आए थे, तो वो क्या हो गए, अभी सब मर्ज हो गए, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं था, पूरा जो पब्लिक है, पब्लिक ने यूज तो किया बट उसे पे ही नहीं किया, तो उसमें, और जब वो स्टार्ट कर रहे थे तो दे नो द डूज एंड डोंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फिर भी रिस्क लेना ही पड़ता है ना मार्केट में। सो दैट इज द highlights. Let me see highlight. Create a new entity by merging with ABC company. Okay, you should create a new entity, right? Tax benefit from mergers. Okay, जब आप मर्ज करते हो तो व्हाट इज द उसके टैक्स बेनिफिट्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की व्हाट इज द लाइबिलिटी, एन नंबर ऑफ थिंग्स, फेलियर का रीजन क्या है, सक्सेस का रेट क्या है ना। सक्सेस का रेट यहाँ पे दिया है 70%, सक्सेसफुल मर्जर एंड एक्विजिशन 70%। हम लोग वो लोग क्या करते हैं 50-50% कर लेते हैं, या फिर 50-70% या 70 और 30% में वो मर्जर इजीली हो जाता है। नाउ मर्जर एग्रीमेंट साइन, है ना, फिर उसका भी लीगल प्रोसेस है, उसके लिए मर्जर का आपको एग्रीमेंट होता है कि दिस कंपनी इज मर्ज विथ सो एंड सो कंपनी फ्रॉम डेटेड टू डेटेड, ओके, whatever the transactions, whatever the उनका जो liability होता है, they have transferred to ABC company, है ना। XYZ कंपनी अगर मर्ज हो रही है तो XYZ merge to ABC company and whatever their transactions whatever, तो वो सारी चीजें उसमें मर्ज कर दी जाती है। देन एनालिस्ट, लाइव स्टोर, रोड शोज, सब सारी चीजें, मतलब इन्वेस्टर्स जितने भी होते हैं वो सारे उसमें मर्ज हो जाते हैं। अभी वो कंपनी को अलग कंपनी के नाम से जाना जाता है। नाउ एंटी ट्रस्ट एंड SEC फाइलिंग, मतलब सारे उनके रिटर्न्स पे है कि नहीं, टैक्स की क्या लाइबिलिटी है, अगर है तो उसे कितना पे करना है, एन नंबर ऑफ थिंग्स। नाउ इंटीग्रेशन प्लानिंग टीम्स फॉर्म, है ना, जो भी इंटीग्रेशन है, प्लानिंग है, so n number of things they form there.
Now shareholders approval, they required all shareholder approval. Merger का costing क्या है, right? Integration का benefits क्या है, and number of things. So उसमें भी phase 1, phase 2, phase 3 होता है. जैसे quarter 1, quarter 2, quarter 3 होता है, वैसे ही on that base पे सारा जितना भी डेप्ट है, जितनी भी सारी, मतलब मर्जर मतलब टोटली मर्ज ना, राइट? टोटली मर्ज मीन्स सारे जितने भी उसके राइट्स होंगे वो क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे वन कंपनी टू अनदर कंपनी. तो एवरीथिंग फेज 1 में वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एग्रीमेंट का प्रोसेस. फेज 2 में वॉट एवर उसका प्रॉफिट क्या है, सारी बैलेंस शीट, उसका वर्किंग, वो हैंड ओवर होगा. फेज 3 में उसके वर्कर्स अगर है कंपनी में, उसका स्टाफ, उसके क्रेडिटर्स, उसके डेटर्स, ठीक है, एवरीथिंग. व्हाट इज बैंकक्रप्टी? Bankruptcy is the option, right, organization to repay the bad debts, ठीक है, and overcome financial issues that the firm has been facing. The provide rate on these steps. जब होना है, that is a एक अच्छा वे है कि बैंक कोर्ट भी आपको बोलती है ठीक है भाई तू नहीं पे कर सकता, तो पैसा है तो तुझे कोई बिजनेस वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास या उसने लोगों को पैसे नहीं दिए, क्यों. So declaring bankruptcy to seek relief if debts after court order, right? कोर्ट और जो भी ऑर्डर करेगी ऑन दैट बेसिस पे वो उसे बैंक्रप्टी करेगी. नाउ क्रेडिटर्स में नॉट लूज मनी, सो क्रेडिट जो है वो क्या करेंगे, मनी को लूज कर देते हैं, है ना, पैसे देना बंद कर देते. जैसे डैमेज मटेरियल आ गया तो उसने बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा. नाउ एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर, ठीक है. सो यहाँ पे भी आपका बैंक्रप्टी का रेशो जो है वो 40% दिखा रहा है और फेलियर का 60%. मतलब 60% आप फेलियर हो गए और बैंक्रप्टी ने बोल दिया कि इसके पास पैसा ही नहीं है. सो अब ये जो 40% की लाइबिलिटी है उसकी वो पे नहीं कर सकता, देयरफॉर दे डिक्लेयर्ड bankrupt. Now creditor meeting, so they call creditors और उनके साथ वो मीटिंग लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि कब से क्या है, उनके स्टेटमेंट चेक करते हैं कि उनका कब का लाइबिलिटी है जो उन्होंने अभी तक पे नहीं किया. देन टेक ओवर बाय कोर्ट अपॉइंटेड ट्रस्टी, ठीक है, वो कोर्ट टेक ओवर करके, मतलब कोर्ट के साथ डीलिंग करके, उनके जो ट्रस्टीज है उनका अपॉइंटमेंट लेके उनके साथ मीटिंग करके जो भी मर्जर बैंक्रप्टी का प्रोसेस है उसे फुलफिल किया जाता है. पिटीशन फाइल होता है कंपनी में, सॉरी न्यूज़पेपर में, न्यूज पहले उसका नोटिस, ऑक्शन के तौर पे, ऑक्शन तो नहीं होता बट पहले ही नोटिस किया जाता है, सबको इन्फॉर्म किया जाता है ताकि किसी को उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हो. और जो लोगों के पैसे बचे हैं या जिन्होंने अभी दिए नहीं है, जिनके देने हैं, वो भी उनसे कांटेक्ट कर सके, राइट. सो क्रेडिट काउंसलिंग होता है, क्रेडिट डिपार्टमेंट में जितने भी आ सकते हैं कि नहीं, सब सब को वो नोटिस भेज के और उनसे उनको जजमेंट आ जाता है कि ये एक नोटिस, दो नोटिस, तीन नोटिस के बाद में भी अगर बंदा नहीं आया, देन वो एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम नहीं किया या कोई उनसे आके नहीं, यस, तो उसका इलिजिबिलिटी देखना होता है. देन प्रॉपर्टी कितनी है, टेक ओवर जैसे विजय माल्या का हमने सारा किया था बैंक ने. देन डिस्पोजल ऑफ सिक्योर डेब्ट्स, है ना, उस फाइनेंस करके रखा है का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो भी स्ट्रक्चर है वो सही है कि नहीं, एवरीथिंग दे शुड चेक. नाउ डेप्ट रिकंस्ट्रक्चरिंग, व्हाट इट इज द फॉलोइंग. डेप्ट रिकंस्ट्रक्चरिंग, दैट इज the organization to repay the bad debt and overcome
financial issues facing timeline display multiple steps is a debt reconstruction graphs and all यहाँ पे तो प्रॉफिट ही नहीं है, ये ग्राफ आपको जीरो दिखा रहा है, मैं मतलब रिकंस्ट्रक्चरिंग कैसे करूं? सो ऑफरिंग इक्विटी स्टेक टू क्रेडिटर्स, जो भी एक हाथ कंपनी अच्छी होंगी तो उसे ऑफर किया जाता है कि भाई हम लोग आपको आपसे पैसे नहीं लेंगे, हमारी ये कंपनी हमको चलानी है, मार्केट में इसका इतना डेप्थ है, मैं कैसे रिकवर करूं? तो वो बोलेगा कि ठीक है ना, तेरा तेरा डेप्थ है ना, तो तू अच्छा प्रोडक्ट सेल कर इसी कंपनी का मर्ज करके, तो वो हमारा रिकवर हो जाएगा, 2% हमको देना, 8% तू रखना। तो ऐसे उनका क्या होता है, डीलिंग होता है, राइट? और जो लोअरिंग द डेप्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लिक्विडेटिंग एसेट टू पे बैक डेटर्स, एन नंबर ऑफ बैड डेट्स होती है, रिकवरी, तो बहुत सारी चीजें होती है। अभी ऐसा हो सकता है कि चलिए टाटा का रेपुटेशन मार्केट में अच्छा है और टाटा ने अगर कोई अच्छी कंपनी मतलब जो नहीं चल रही है उसको अगर मर्ज कर ली, तो ऑब्वियसली लोग ट्रस्ट करेंगे, यार नहीं ये कंपनी टाटा ने ली है, मतलब टाटा हमें पैसा देगा हमारा, राइट? तो और इन्वेस्ट करेगा क्योंकि उसको पता है, और टाटा को भी पता है कि मैं ये मेरे से रिलेशन रखेगा, है ना? दैट जो होती है ना, वो भी उनके भी सबसे अच्छे कंस्ट्रक्शन मतलब अच्छे रिलेशन डूबने नहीं देती, कहीं ना कुछ सपोर्ट करके उसको उठाई लेती, लेकिन बहुत ही अगर कंडीशन खराब हो गई है, सो दैट टाइम दे डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, राइट? तो मार्केट में जितनी भी बड़ी बड़ी आज हमारे इंडिया में इतने बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपति बने हैं, वो ऐसे ही नहीं बने हैं, तो दे हैव अ सपोर्ट टू बैंक, बैंक ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, एन नंबर ऑफ पीपल आर, बैंक से ही उन्होंने पैसा लेके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज खड़ी की है, बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ द ब्रांड ऑफ कंपनी, है ना? तो दैट इज द थिंग, आज भी उनके बहुत लोन और ये सब चल ही रहे हैं, एन नंबर ऑफ, टाटा का व्हीकल है, टाटा, इतनी सारी चीजें है कि आप अगर स्टडी करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर ये वैसे स्टडी करते हो तो। सो लास्ट, व्हाई शुड यू कंसिडर डेप्ट रिकंस्ट्रक्चरिंग, क्यों हमें वो अपनाना चाहिए, मतलब कैसा है कि क्यों उसमें जाना चाहिए, है ना? बंद तो बंद नहीं, लेकिन बंद तो टोटली बंद हो जाएगा ना, मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगा, इससे अच्छा मैं किसी अच्छी रेपुटेड कंपनी के साथ अगर मर्ज कर लेती हूँ तो ठीक है, मेरा नाम नहीं रहेगा लेकिन इनकम अर्निंग सोर्स तो स्टार्ट रहेगा, राइट? सो this is the bankruptcy as an option for the organization to repay the bad debts and overcome financial issues that the firm has facing things, right? जो भी कंपनी फेस कर रही है फाइनेंशियल डेप्ट, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, तो उससे बाहर आने के लिए या उस करने के लिए मुझे फॉर डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन अवेलेबल है ना? कितनी 55% फर्म्स ऐसी है जो प्रीफर करती है डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन करती है, रिकंस्ट्रक्ट करती है, जैसे टाटा का डेप्ट है तो वो अपने तरफ लेके उसे रिकंस्ट्रक्ट करके अपने कंपनी का रेशो बढ़ा दिया। सो दैट इज, जैसे व्हीकल कंपनीज में भी होता है, अगर मैं पे कर रही हूँ, है ना, तो फिर ऑब्वियसली वो व्हीकल मेरे नाम, दैट इज। तो ये छोटा सा एग्जांपल था, हम लोग कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट में ये होता ही है ना? वो डूबने नहीं देती है कंपनीज को, वो क्या कर लेती है मर्ज, अभी जियो के भी बहुत सारे थे, है ना? अभी तो इतना आ गया है, जियो का रिलायंस है, जियो का फूड है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज आर देयर, एन नंबर ऑफ, तो वो आपस में सब्सिडियरी होने की वजह से वो उसे डूबने नहीं देते, कुछ ना कुछ करके उसको, उसका जो लॉस है वो रिकवर करके उसे फिर से मार्केट में बेचते हैं कि भाई जा अब तू फ्रेश होके मार्केटिंग कर, है ना? लोगों से मिल, लोगों को प्रोडक्ट दिखा, है ना? दैट इज। सो 55% फर्म ऐसी है, राइट, मार्केट में। नाउ बैंक
bankruptcy is the least preferred option by the organization. बहुत ही रेयर कंपनीज है जो ये ऑप्शन को चूज करती है. जैसे टाटा ने बोल दिया नहीं यार इसमें तो मुझे प्रॉफिट ही नहीं होगा, मेरा तो पैसा चला जाएगा ना, नुकसान है इससे. अगर मुझे 2% 3% मिलता है तो मैं लूं, लेकिन अगर इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं सिर्फ लोगों को दे ही रहा हूँ, मैं क्यों दूं ना तुम्हारे पैसे. तो ठीक है, होने दो बैंक. वो बैंक में जाके बोल देगा नहीं यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो. राइट. सो दिस इज द रेशियो ऑफ बैंकरप्सी. 5%, 15%, 55% डेप्ट. तो कोई भी नहीं लेगा ना इतना बड़ा. अगर रिस्क मुझे लेना है, मैंने अभी तक लाइफ में मान लीजिए बहुत मेहनत से अर्निंग किया है, और अगर मुझे किसी कंपनी को लेना ही है ना, तो मैं ऐसी कंपनी क्यों लूं जिसमें मुझे नुकसान हो. पहले बहुत सारा पैसा देना है और बाद में मतलब आने वाले 2-4 साल बाद मुझे उस पर बेनिफिट मिलेगा. तो दैट इज नॉट इनफ फॉर मी ना. मैं इससे अच्छा नया कंपनी करूँ. हाँ, लेकिन अगर टाटा बिरला जैसी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, और वो अगर वो अपना रेपुटेशन बढ़ाने के लिए मार्केट में अगर उसे ले रही है, सो दैट इज अनदर थिंग. राइट. बट मैं तो मतलब ऐसे खुद होके उसे प्रीफर बिल्कुल भी नहीं करूंगी. गॉट इट. सो दैट इज डेप्ट रिकंस्ट्रक्शंस रेशियो वी हैव सीन. Next, so process. What is the process of debt reconstructing? The process is key pressure point of the organization, reviewing our existing debts and others. ठीक है. फेज वन में वो देखते हैं कि कितना रिकवर हुआ है. व्हाट इज द की प्रेशर पॉइंट्स. राइट. मंथ 1 में कितना है, मंथ 2 में कितना है, 3 मंथ में कितना है, ऑल. मंथ 5, 6 में कितना है, ऑल. We have to check it. Now next, that is the preparation, right? Regulatory basis, requirements क्या है, how to communicate to stakeholders, है ना. वो सारी चीजें मुझे करनी है, बात करनी है लोगों से, इंटरेक्ट करना है रिगार्डिंग दैट, क्योंकि मुझे मेरा पैसा रिकवर करना है मार्केट से. राइट. सो ट्रांसफर असेट करना है क्या, एक्सचेंज करना है क्या, मार्केट में जो शेयर है उसको बेच के भी अगर मैं चाहूँ तो मेरा डेप्ट रिकवर होगा क्या. मतलब ये सारी चीजें ध्यान में रखना होता है. नाउ इंक्रीज अ पेमेंट टाइम एंड नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव डू. मतलब जब कुछ नहीं रहता है तो थॉट्स आते हैं ना माइंड में, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, ऐसा करने से होगा, वैसा करने से होगा. द थिंग कम्स इन माइंड, बट देर इज नो ऑप्शन, बिकॉज बैंक की जो पेनल्टी और ये होती है वो एन नंबर पे चली जाती है, वो हम रीपे नहीं कर सकते. तो फेज 1, फेज 2, फेज 1 और फेज 3 में हम लोग थक जाते हैं और लास्ट में हमारा असेट ये हो जाता है. नाउ स्टेबिलाईजेशन. व्हाट इट इज स्टेबिलाईजेशन. सो की पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि अनेबल टू पे इंस्टॉलमेंट, है ना. स्टेबिलाईजेशन में पुअर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंटिन्यू लॉसेस. ठीक है. सो दैट इज द थिंग ऑफ की पेन पॉइंट्स टू ऑर्गेनाइजेशन. मतलब अभी 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो सेम थिंग हैपेंड एंड हैपेंड एंड हैपेंड. राइट. सो देयरफॉर unable to keep pay installment means, for example, ABC company has been unable to pay previous installment, no long term loans, है ना. उन्होंने कोई लोन नहीं लिया है और उनका पहले का ही रिपेमेंट नहीं हुआ, तो लोन कैसे मिलेगा. उनका सारा अकाउंट एनपीए में चला गया और टोटल मंथली आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट है वो 75,000 ही कुछ है, 7,50,000 ही कुछ है, जिससे पेमेंट नहीं हो सकता. So they face continue losses and suffered Q1, Q2, all quarters they suffered only loss. Right. Only loss they suffered. Now poor cash flow statement, कैश ही नहीं आ रही है मार्केट से, तो उनका स्टेटमेंट में 0 ही दिख रहा है. रिडक्शन इन कैश फ्लो फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. ही हाईलाइट्स में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 0 है, मतलब कम है. देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग 0 है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज से 0 है, कैश फ्लो एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपका 0 है ना. तो एवरीवेयर आपको मतलब लॉस ही लॉस मिल रहा है. राइट. सो दैट इज द की पॉइंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. की पेन मतलब ये पेनफुल थिंग्स है ना, कि पैसा ही नहीं आ रहा है तो रिपेमेंट कैसा करेगा.
तो ये उसका रिव्यू है डेप्ट का, दैट इज कैसे उसने एनालाइज किया है। तो उसमें डेट, क्रेडिटर्स, अमाउंट दिया है यूएसडी में, इंटरेस्ट का रेट है, ईएमआई कितना है पर मंथ, टाइम पीरियड कितना दिया है, सिक्योरिटी कितनी है, क्या है उसके पास, रिन्यूअल किया कि नहीं किया, और अमाउंट ड्यू कितना है। तो ये आपका टोटल स्टेटमेंट्स होता है बैंक के पास जो रिकवरी के लिए रेडी होता है। तो रिव्यूइंग डेट में, जैसे अभी यहाँ पे डेट 6 मार्च को लिया है उसने, ठीक है, 15 में उसके क्रेडिटर कौन था, उस कहाँ से लिया था उसने, एबीसी बैंक, 8 लाख का लोन दिया था, इंटरेस्ट रेट था 18.5%, ईएमआई था 25 ईयर्स तक, ठीक है। सिक्योरिटी में क्या दिया था उसने, XYZ प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी थी XYZ, वो उसने क्या की थी, सिक्योरिटी तौर पे दी थी, और रिन्यूअल नहीं किया है लोन को क्योंकि, और अमाउंट ड्यू कितना है 5 लाख, मतलब 8 लाख का लोन दिया था, कितना है 5 लाख है जो अभी तक उसने पे नहीं किया है, ठीक है। सेकेंड लोन उसने एबीसी से लिया था, एक 10 लाख का, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12.2%, ईएमआई था 20,000, 8 साल के लिया था, लोकेशन उसने एबीसी को रखा था। ऐसे कर सकते हैं ये लोन के लिए, वो बैंक सारा, मतलब वो कंपनीज बहुत ये सब करती है, उसका भी 80,000 उसका ड्यू है। तो ऐसे सारे स्टेटमेंट्स बैंक के पास होते हैं हमारे, जैसे मैंने बोल दिया कि आईटी डिपार्टमेंट अभी बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है, सो दे नो है, तो उनको सारी डिटेल ऐसे ही मिल जाती है कि हमारा कहाँ से लोन है, बैंक में कितना सेविंग है, आज की डेट में कितना जमा है, कितना खर्चा हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड अपने से ज्यादा उनके पास है, ठीक है। तो बी अवेयर अबाउट इट। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज में होता रहता है, और वो लोग रिकवर करते ही है कुछ ना कुछ बेच के, कुछ ना कुछ उनका अपनी प्रॉपर्टी जो होती है, वो बैंक क्या करती है, हमारी प्रॉपर्टी उनके पास तो होती है ना, वो लोग सेल करके अपना पैसा निकाल लेते हैं, जैसे हमने सरफेसी एक्ट में देखा है ना। बैंक को कोई बैंक बोलता है भाई हमने जो दिया ना वो दो, बाकी तुम तुम्हारा देखते बैठो, है ना। सो दैट इज द थिंग कि ये जो एग्जिस्टिंग डेब्ट्स होते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं। देन इसके लिए बहुत सारे फॉर्म्स पे करने होते हैं, जैसे परमिट फॉर्म होता है आपकी कंपनी का, फॉर्म 16 होता है, जनरल टैक्स का रिकॉर्ड जो आप आईटीआर भरते हो, आपके रिटर्न भरते हो, आपके लाइसेंस है कि नहीं, देन फेडरल लाइसेंस है कि नहीं, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस है कि नहीं, ये सारी चीजें उसमें चेक की जाती है अगर मर्जिंग या डीमर्जर करना है तो, एक्विजिशन या मर्जर करना है तो। देन हाउ टू कम्युनिकेट विथ स्टेक होल्डर्स, है ना, जो कस्टमर्स है उनके ऑल ओवर इंडिया में, वेबसाइट पे या फिर मेल करेंगे या फिर फोन करेंगे, है ना, या फिर इवेंट्स लेंगे ताकि कस्टमर्स आए, लोग आए और उनसे इंटरेक्ट हो और उनको हेल्प कर सके, या फिर उनका जो भी डेब्ट वो रिकवर कर सके, राइट। सो दैट इज द थिंग, कल हम रिकंस्ट्रक्चरिंग देखेंगे, ठीक है। तो एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, समझ में आया क्या रिकंस्ट्रक्चरिंग डेब्ट। कल हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, ठीक है। Okay then, take care, bye bye, have a good day to all of you, see you evening lecture. Thank you, ma'am. Yes.